हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोस। मैं हूँ सरम्या सिंह और आज हम जॉन डन की फेमस कविता गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। इस पोएम को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि इस पोएम के पोएट मशहूर जॉन डन के बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लें। जॉन डन 16th और 17th सेंचुरी के एक बहुत बड़े पोएट हैं। जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर इससे पहले नहीं पढ़ी वो फेमस पोएट्स जैसे विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन के नाम जानते हैं, लेकिन जॉन डन भी अपनी तरह से एक बहुत बड़े स्टैचर के पोएट हैं। इनकी नेशनैलिटी इंग्लिश थी, यानी इंग्लैंड के थे। ये पोएट होने के साथ साथ एक स्कॉलर भी थे, सोल्जर भी थे और एक सेक्रेटरी भी थे जो कि एक कैथोलिक फैमिली में जन्मे थे। बाद में इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड में भी एक क्लैरिक की तरह काम किया था। ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल के डीन की तरह भी जाने जाते हैं। जॉन डन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहें तो वो ये है कि वो मेटाफिज़िकल स्कूल के लीडिंग पोएट थे या कहें पायनियर थे, और इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट लव पोएट का भी दर्जा मिला हुआ है। ये अपनी रिलीजियस वर्स यानी जो इनकी भक्ति वाली पोएम्स होती हैं उनके लिए, अपने ट्रीटिसेस यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर लेखन करने के लिए, और सरमन्स जो भाषण रिलीजियस भाषण दिए जाते हैं उनके लिए जाने जाते हैं। और इनके सभी वर्क्स, कई सारे वर्क्स 17th सेंचुरी के बेस्ट वर्क्स में से हैं। ये पोएम किस बारे में है? आज की हमारी पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इंग्लिश लैंग्वेज की बेस्ट पोएम्स में गिनी जाती है और इसे पहली बार 1633 में उनके पोएम्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। और ये एक फैंटास्टिकल टेक है ट्रेडिशनल थीम पर। ट्रेडिशनल थीम उस ज़माने में ये था कि जो औरतों की बेवफाई होती है उनके लवर्स के प्रति, उस पर कई लोग पोएम लिखा करते थे। इस थीम को हम थोड़ा मिसोजिनिस्टिक भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया जाता है ऐसी पोएम्स के अंदर कि औरतें हमेशा बेवफा ही होती हैं और वो कभी भी सच्ची नहीं हो सकती। लेकिन इस चीज़ को एडमिट और पॉइंट आउट करते हुए भी हम इस पोएम की क्राफ्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोएम लिखी बहुत अच्छी गई है, वर्ड्स का यूज़ बहुत अच्छा है और बड़े ही क्लेवरली और विटिली पोएट ने अपना फ्रस्ट्रेशन व्यक्त किया है। उनके फ्रस्ट्रेशन को देखकर हमें ये तो लगता है कि अरे बाप रे, इसको तो औरतों से बड़ी दिक्कत है, लेकिन हम खुद डिप्रेस नहीं होते उसके फ्रस्ट्रेशन से। एक लाइट हार्टेडनेस, एक सरकास्टिक टोन रहती है जो कि हमें पोएम पढ़ने में असल में एंटरटेन करती है। ये पोएम अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि थीम से, आइडिया से अग्री ना करते हुए भी हम पोएम से, पोइट्री से प्लेजर डिराइव कर सकते हैं। इस पोएम में 3 स्टैंजाज हैं और तीनों ही स्टैंजाज में 9 लाइंस है। इस पोएम की राइम स्कीम A B C D है और फर्स्ट पर्सन का यूज़ हुआ है इस पोएम को बताते में, और टोन जो है वो कॉन्वर्सेशनल है, जो कि मेटाफिज़िकल पोइट्री का भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, और लाइट हार्टेड टोन है। वो आपको सीरियस वे में नहीं कन्वे करती हैं अपने आइडिया, एक लाइट हार्टेड टोन के साथ करते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। तो पोएट पढ़ने वाले को या इस पोएम को सुनने वाले को एक चैलेंज दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जाओ और एक गिरते हुए सितारे को, टूटते हुए सितारे को पकड़ो जाके, और एक चाइल्ड यानी एक बच्चा पैदा करो। किसके साथ? मैंड्रेक रूट के साथ। यानी जब आप एक पौधा होता है उसे निकालते हैं, आपने हैरी पॉटर अगर मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि एक पौधा दिखाया जाता है उसमें क्लास में कि वो उस गमले में से निकालते हैं और वो पौधे चीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैंड्रेक से ही इंस्पायर्ड है। हालांकि असली में मैंड्रेक चीखते नहीं हैं, लेकिन बड़ा ही एक जड़ जैसा पौधा होता है। तो क्या उसके संग बच्चे कभी पैदा हो सकते हैं इंसान के? ये भी एक इम्पॉसिबल बात है, और फॉलिंग स्टार को कैच करना भी एक इम्पॉसिबल बात है। तो पोएट यहाँ पर पढ़ने वाले को चैलेंज कर रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ें करें जो कि हो ही नहीं सकती। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और मुझे बताना ज़रा कि जो बीत गए साल हैं, बीत गया जो वक्त है वो अब कहाँ है। हम में से कोई कभी नहीं बता सकता कि पास्ट
अब गुज़र गया, अभी के जो सेकंड्स गुज़र रहे हैं वो असल में कहाँ जा रहे हैं। और वो लास्ट में 4th लाइन में बोलते हैं कि किसने, जो डेविल का यानी शैतान का जो पैर है उसे क्लीव किसने किया है। क्लेफ्ट यहाँ पे वर्ड का यूज़ हुआ है। क्लेफ्ट किसका पास्ट फॉर्म होता है, क्लीव का। और क्लीव मतलब होता है बीच में से कटा हुआ या बटा हुआ। तो डेविल के फुट में किसने बाँट की है, बीच बीच में उसे बांटा है पार्ट्स में, वो बताओ। तो ये सभी बातें असल में कोई नहीं कर सकता, ना ही बता सकता है। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग or to keep off envy's stinging and find what wind serves to advance an honest mind। और वो कहते हैं कि मुझे पढ़ा दो कि, और मुझे यानी सिखा दो कि जो मरमेड्स होती हैं, मरमेड्स यानी जलपरी। अब जलपरी खुद में एक मिथिकल क्रिएचर है, इसलिए मैं जलपरियों को किसी ने नहीं देखा, तो हम कैसे जानेंगे कि वो जब गाती हैं तब कैसे सुनाई देती हैं। लेकिन पोएट कहते हैं कि तुम ज़रा मुझे यही सिखा दो कि जलपरी जब गाएं तो मैं सुन लूं, और कि जो जलन होती है उसकी जो स्टिंगिंग यानी जलन, जो हम सभी के अंदर कभी ना कभी जलन का जो भाव होता है यानी एनवी का जो भाव होता है वो आता है, और वो हमें स्टिंग करता है यानी कि काटता है बीच बीच में। पोएट कहते हैं कि जलन का जो भाव होता है बीच बीच में जब जलन जहर खोलती है हमारे मन में, तो उससे दूर रखो मुझे। यानी ये भी इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही है कि वो एनवियस होता है, उसे जलन होती है। एंड फाइंड वॉट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। और ऐसी हवा खोज कर लाओ जो कि एक सच्चे मन को आगे बढ़ाती हो। अब इस दुनिया में जहाँ पर एक सच्चा जो इंसान होता है, सच्चा मन होता है, उसके खिलाफ ही हमेशा हवा चलती है, यानी हमेशा परिस्थितियाँ, सिचुएशंस उसके खिलाफ रहती हैं। ऐसी दुनिया में मेरे लिए ऐसी हवा लाओ जो कि एक सच्चे मन को बढ़ावा देती हो। सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। इफ़ दाउ बीएस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, थिंग्स इनविजिबल टू सी, राइट 10,000 days and nights till 8 snow white hairs on thee। अब पोएट पढ़ने वाले को बोलते हैं कि अगर तुम ऐसी अजीब या फिर इस दुनिया से परे नज़र के संग, साइट्स के संग पैदा हुए हो, यानी तुम में एबिलिटी है कि तुम वो देख सकते हो जो कोई नहीं देख सकता, कुछ जादुई शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास। राइट 10,000 days and nights, 10,000 दिन और रात के लिए तुम राइड करो, यानी एक सफ़र पर निकल जाओ। 10,000 दिन और रात यानी बहुत लंबे समय के लिए सफ़र पर निकलो, और वो भी तब जब ईश्वर से तुम्हें पैदाइशी कोई जादुई शक्तियाँ मिली हों। और कब तक करो राइड? टिल 8 snow white hairs on thee, जब तक जो उम्र है वो तुम्हारे ऊपर वाइट हेयर्स न ले आए, यानी तुम्हारे बाल सफ़ेद ना कर दे, यानी कि तुम बूढ़े जब तक ना हो तब तक उस राइड पर तुम निकले रहो, उस सफ़र पर तुम निकले रहो। Thou, when thou returnest, wilt tell me all strange wonders that befell thee। और जब तुम लौटोगे तब तुम मुझे बताओगे वो सारे स्ट्रेंज वंडर्स, यानी वो अद्भुत और अजीब अनजानी चीज़ें जो तुमने देखी होंगी। बिफेल दी यानी तुम्हारे जो सामने पड़ी होंगी और तुमने देखी होंगी। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। और वो कहते हैं कि ये इसकी कसम खा सकता हूँ मैं कि कहीं भी तुम ये नहीं पाओगे कि कोई ऐसी औरत रहती हो जो कि सच्ची हो और अच्छी हो। Thou findest one, let me know, such a pilgrimage was sweet, yet do not, I would not go, though at next door we might meet। और पोएट कहते हैं कि अगर चलो तुम्हें मिल भी जाए वो, तो मुझे बता देना, क्योंकि ऐसी तीर्थ यात्रा स्वीट थी यानी बहुत ही सुंदर होगी। येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो। पोएट कहते हैं कि नहीं बताना, मतलब मुझे नहीं बताना अगर तुम्हें मिले भी ऐसी कोई औरत तो, क्योंकि मैं उसे देखने उस पिलग्रिमेज पर नहीं जाऊंगा, यानी उस औरत से मिलने की जो जर्नी है उसको मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। यानी यहाँ पर पोएट अपना माइंड चेंज कर देते हैं और कहते हैं दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, भले ही मैं नेक्स्ट डोर यानी बिल्कुल पास में ही उससे मिल सकता हूँ, फिर भी नहीं जाऊँगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, येट शी विल बी फॉल्स
ए आई कम टू 2 और 3। क्योंकि जब तुम उससे मिले होगे तब वो शायद ट्रू रही हो, यानी सच्ची रही हो, एंड तब तक रही हो जब तक तुमने मुझे वो ख़त लिखना शुरू किया होगा जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन तुमने मुझे बताया होगा, क्योंकि पोएट ने बोला हुआ है कि मुझे बताना। लेकिन तब तक उसी बीच में येट शी विल बी फॉल्स ए आई कम टू 2 और 3 पोएट बोलते हैं, लेकिन उतने ही टाइम में वो झूठी हो जाएगी, और जब तक मैं आऊँगा वो झूठी हो चुकी होगी 2 या 3 लोगों के साथ। तो वहाँ यहाँ पर पोएट का एक तरीके की जो बिटरनेस है, कड़वाहट है औरतों को लेकर और रिलेशनशिप्स को लेकर, वो दिखती है। इस पोएम के थीम्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा थीम है विमेंस इनफिडेलिटी। औरतें किस तरह हमेशा इनफिडल होती हैं, यानी बेवफाई करती हैं, और एक हार्ट ब्रोकन पर्सन की जो फीलिंग्स होती हैं और कड़वाहट जो मन में होती है, सिनिसिज्म यानी ये सोच लेना कि सब दुनिया बुरी है, ये विचार और ये भावनाएं इस पोएम में व्यक्त की गई हैं, खासकर औरतों और प्रेम के प्रति। इस पोएम का अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें तो एक हाइपरबोलिक लैंग्वेज का यूज़ है कि जाओ जाके तारा पकड़ो, मैंड्रेक रूट के साथ बच्चा पैदा करो, मरमेड के गाने सुनने सिखाओ मुझे। तो बड़ी हाइपरबोलिक और फैंटास्टिक सी लैंग्वेज है, यानी असली दुनिया से भी दूर ले जाती है हमको। बड़े ही एंटरटेनिंग वे में पोएट अपनी बात व्यक्त करते हैं। टोन लाइट हार्टेड है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन इस पोएम का फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ये है कि यही पोएम अगर किसी औरत ने लिखी होती और किसी आदमी के बारे में लिखी होती तो आज भी कई लोग उसे पढ़ते हुए कहते कि ये पोएट कितनी बेकार है और ये आदमियों को कितना बुरा बुरा कह रही है, और उस पर्टिकुलर पोएट को रीडर्स मिलने में ख़तरा हो जाता, भले ही वो पोएम भी इतनी ही अच्छी लिखी गई होती तब भी। और क्या जॉन डन जितने फेमस हैं, ऐसी पोएम लिखने के बाद भी इतने लव्ड हैं रीडर्स द्वारा इतने सालों बाद भी, क्या वो महिला पोएट रह पाती इतनी ही फेमस, इतनी ही लव्ड, उसके स्टैचर को कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता? ये भी चीज़ें सोचने वाली हैं। तो यही इस पोएम का फेमिनिस्ट एंगल है जो कि हमें सोचते हुए चलना चाहिए। क्या हम इतनी आसानी से केवल क्राफ्ट के बेसिस पर न्यूट्रली पोएट्स को छांट पाते हैं? क्या जेंडर उसके बीच में आता है? ये भी ये पोएम एक तरह से सोचने को हमें मजबूर करती है। तो ये थी इस बेहतरीन पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस वीडियो से इस पोएम को समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप रेगुलरली जो अपडेट्स आती हैं, लिटरेचर से जुड़े एक्सप्लेनेशंस आते हैं, उनसे आप कनेक्टेड रहेंगे। आपको लगेगा कि आप एनरिच कर रहे हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और साथ ही कमेंट कर बताएं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।